सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विदेश में एडमिशन के नाम पर लाखों की ठगी, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। आईएमएस बीएचयू कैंपस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की तत्परता से टली बड़ी दुर्घटना। सलारपुर हरिजन बस्ती में बिजली उपकेंद्र को लेकर विरोध, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लोगों को समझा बुझाकर कराया शांत। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार पर पुनः प्रारंभ हुआ लेजर शो, श्रद्धालु गंगा आरती के साथ उठा सकेंगे लेजर शो का लुत्फ। और अब खबरें विस्तार से। सलारपुर हरिजन बस्ती में बिजली उपकेंद्र को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वालों को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने समझा बुझाकर शांत करवाया। सारनाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत सलारपुर हरिजन बस्ती में प्रस्तावित बिजली उपकेंद्र को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और स्थिति को शांत कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में बिजली की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उपकेंद्र निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, लेकिन इसको लेकर स्थानीय निवासियों में कुछ भ्रम और असंतोष देखने को मिला, जिसके चलते विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर मौजूद लोगों में कुछ आक्रोशित दिखे, जिस पर मंत्री अनिल राजभर ने सभी से संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, मेरी एक बात सुन लीजिए, हल्ला मत करिए और सभी को शांतिपूर्वक अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया। मंत्री ने वहां मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति और महिलाओं से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना का अगला चरण शुरू होगा, पात्र लोगों को इसका लाभ दिलाकर उनके घर बनवाए जाएंगे। बिजली विभाग के कार्य पर उठे सवाल पर बातचीत के दौरान बिजली के खंभों और तारों को लेकर भी विवाद सामने आया। इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कहीं समस्या है तो वे फिलहाल बिजली विभाग का कार्य रुकवा देंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब विभाग के कर्मचारी पहले दिन काम करने आए थे, तब स्थानीय लोगों को तत्काल उनसे संपर्क करना चाहिए था। वहाँ पे बिजली का काम करवाया जा रहा है इन्हीं के द्वारा, वो ईमान प्रसाद। तो हम लोग मंत्री जी से बोले हैं, मंत्री जी बोले कि यहाँ पे बिजली का काम नहीं होगा, यहाँ बारात घर हम आप लोग को देंगे। हम लोग संतुष्ट। आईएमएस बीएचयू कैंपस में भीषण आग लग गई, जिसपे फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस कैंपस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नए लेक्चर थिएटर के पास अचानक भीषण आग लग गई। यह घटना मधुबन क्षेत्र के सामने स्थित परिसर में हुई, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास मौजूद छात्रों, कर्मचारियों और अन्य लोगों में हड़कंप मच गया और लोग अपनी अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के तुरंत बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रैक्टिकल बोर्ड के कर्मचारियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रारंभिक स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने बाल्टियों में पानी भरकर आग पर डालना शुरू किया ताकि स्थिति को नियंत्रण किया जा सके। हालांकि आग तेजी से फैलती गई और कुछ ही समय में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। आग की भयावहता को देखते हुए तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड के मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीएफओ आनंद सिंह राजपूत स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पूरी टीम का नेतृत्व करते हुए आग बुझाने का अभियान तेज कर दिया। सीएफओ आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि मौके पर कुल 3 फायर टेंडर भेजे गए, जिनमें से 2 गाड़ियों में 5-5 हजार लीटर पानी की क्षमता थी, जबकि एक बड़ी गाड़ी में 12,000 लीटर पानी मौजूद था। दमकल कर्मियों ने सामूहिक प्रयास करते हुए कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नहीं है कि आग शॉर्ट सर्किट, लापरवाही या किसी अन्य कारणों से लगी। फायर विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही आग लगने की वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना के दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जो एक राहत की बात है। हालांकि आग से आसपास के क्षेत्र में कुछ नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, जिसका आकलन किया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था और अग्निशमन संसाधनों की उपलब्धता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस तरह की घटनाओं से सबक लेते हुए भविष्य में और बेहतर सुरक्षा इंतजाम किए जाने की आवश्यकता है। मौके पे हम लोगों ने 3 गाड़ियां रवाना की। 2 जो है 5000 लीटर वाली थी और एक जो है 12000 लीटर कैपेसिटी की गाड़ी थी। लगभग 1 घंटे की फायर फाइटिंग की है। आग जो है आप जैसे देख पा रहे हैं कि आग जो है पूरी तरीके से एक्सटिंग्विश हो गई है। कूलिंग का कार्य चल रहा है और यहाँ पे देखा गया है कि वो पेंट का जो है स्टोरेज था इनका, किसी कार्यदायी संस्था है BHU की, उसी को ये कार्य दिया गया था यहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो उसका पेंट का स्टोरेज था, तो उसी में आग पकड़ी थी। अभी जो है आग जो है पूर्ण रूप से काबू में आ गई है। अभी तो कुछ बता नहीं सकते, अभी तो प्राइमरी हम लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है आग बुझाने का, तो अभी तो आगे बुझा रहे हैं। अभी कुछ कारण नहीं बता सकते कि किस कारण से नहीं माल का नुकसान हुआ। वही जो पेंट का जो इनका वो था स्टोरेज, उसी में जो है आग लगी है और बाकी स्टील और लोहा वगैरह यहाँ पे था कबाड़ का, उसी में आग लगी है। तो माल का नुकसान हुआ है, लाइफ का कोई ऐसा वो नहीं। पुलिस लाइन परिसर में पुलिस आवासीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए 11 मंजिले मल्टी स्टोरी इमारत का निर्माण हो रहा है। पुलिस कर्मियों की संख्या के हिसाब से आवासीय सुविधा न होने से उनके परिवार वालों को हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है। योगी सरकार पुलिस कर्मियों के परिवार के रहने की समस्या का निवारण करते हुए वाराणसी पुलिस लाइन में आधुनिक मल्टी स्टोर बिल्डिंग का निर्माण करवा रही है। मंजिल की इमारत में पुलिस कर्मियों को 2 BHK का फ्लैट रहने को मिलेगा। यह परियोजना न केवल आवासीय जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि पुलिस कर्मियों के जीवन की गुणवत्ता और पुलिसिंग में भी सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके परिवारों को सुरक्षित व सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि पुलिस लाइन में भूतल प्लस 11 मंजिल की इमारत में कुल 192 टाइप 2 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ बेहतर सुविधाओं के बीच रह सकेंगे। लगभग 2674.64 लाख रुपए की लागत से बन रही यह योजना पुलिस कर्मियों की आवासीय समस्या को दूर करेगी। पुलिस आयुक्त ने जानकारी दी कि बहुमंजिला इमारत की खास बात यह है कि इसमें पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। परिसर में हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा और जल संरक्षण व स्वच्छता के लिए STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा 192 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। करीब 22,836 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित हो रहे इस आवासीय परिसर में पानी की आपूर्ति के लिए अपना ट्यूबवेल भी होगा, जिससे निर्बाध जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। बेहतर आवास, सुरक्षित वातावरण और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता से पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों के कल्याण और उनके परिवारों की जरूरतों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। देखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस कर्मियों के रहने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें जनपद वाराणसी में भी 12 मंजिला 2 बिल्डिंग बन करके तैयार हो रही हैं। एक बिल्डिंग जिसमें 96 टाइप 1 के मकान हैं, वो बन के तैयार हो गई है और उसमें हमारी प्रशिक्षु महिला पुलिसकर्मी वर्तमान में रह रही हैं। इसके अलावा 196 मकानों का टाइप 2 के वे फ्लैट्स जो हैं, ये भी 12 मंजिला इमारतें हैं। इसकी 4 टावर इस समय उन पर काम चल रहा है। लगभग 75% कार्य पूर्ण हो चुका है और अगले 3 से 4 महीने में ये फ्लैट्स भी बन करके तैयार हो जाएंगे, जिससे जनपद बनारस में जो पुलिसकर्मी जिनको रहने की समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, जो बाहर किराए के मकान में रह रहे हैं, उनको एक मॉडर्न टाइप का मकान उनको रहने के लिए मिल सकेगा और आवास की समस्या का लगभग जनपद बनारस में निदान हो जाएगा। विदेश में एडमिशन के नाम पर लाखों की ठगी करने वालों पर एक्शन लेने के लिए पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कबीरनगर कॉलोनी दुर्गाकुंड निवासी एक महिला ने अपने पुत्र के विदेश में एडमिशन के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता प्रेमलता कुमारी के अनुसार कुछ व्यक्तियों द्वारा सुनियोजित तरीके से उनके पुत्र को विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की गई तथा अब उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं।
प्रेमलता कुमारी ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पुत्र शिवम कुमार को जॉर्जिया में एडमिशन दिलाने के नाम पर विवेक यादव, संजय तिवारी, पंकज धामी, श्वेता सूद एवं विष्णु उपाध्याय द्वारा पिछले लगभग 5 महीने से गुमराह किया जा रहा था। आरोप है कि इन लोगों ने विभिन्न तिथियों पर अलग अलग माध्यमों से कुल 10,85,000 रुपये वसूले। इसमें 8,000 अमेरिका डॉलर, 1.5 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से, 10,000 रुपये एवं 15,000 रुपये यूपीआई के जरिए तथा 1,35,000 रुपये नकद शामिल है। पीड़िता का कहना है कि कई भुगतान पर उन्हें रसीद दी गई, जबकि कुछ रकम बिना किसी प्रमाण के ली गई। आरोपियों ने विश्वास दिलाया कि शिवम कुमार का जॉर्जिया में एडमिशन सुनिश्चित हो गया है और जल्द ही वीजा प्रक्रिया पूरी कर उन्हें विदेश भेज दिया जाएगा। इसी भरोसे में आकर पीड़िता ने अपने पुत्र के सभी आवश्यक मूल दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सीएलसी और आधार कार्ड ब्लू डार्ट कुरियर के माध्यम से नोएडा स्थित उनके कार्यालय भेज दिया। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने पहले 25 अक्टूबर 2025, फिर 30 अक्टूबर और बाद में 10 नवंबर 2025 की तिथि देकर विदेश भेजने का आश्वासन दिया, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर प्रक्रिया को टालते रहे। जब पीड़िता ने सच्चाई जानने का प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि एडमिशन से संबंधित सभी दस्तावेज फर्जी हैं और उनके पुत्र का कहीं भी कोई दाखिला नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं, अब आरोपियों द्वारा और अधिक रुपए की मांग की जा रही है। पीड़िता का कहना है कि उनसे 2 लाख रुपए अतिरिक्त देने का दबाव बनाया जा रहा है, अन्यथा उनके पुत्र के मूल दस्तावेज वापस नहीं किए जाएंगे। फोन पर संपर्क करने पर आरोपियों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्रेमलता कुमारी ने यह भी आरोप लगाया कि यह गिरोह वाराणसी, नोएडा और लखनऊ तक फैला हुआ है और कई अन्य लोगों को भी इस तरह ठगी का शिकार बना चुका है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए, उनके पुत्र के मूल दस्तावेज वापस दिलाए जाएं तथा ठगी गई पूरी राशि की बरामदगी कराई जाए। एफआईआर किया है विवेक यादव पर और उनके संस्था के ऊपर, कंपनी के ऊपर। अब गिरफ्तारी का तो कोई चर्चा ही नहीं है। ये लोग अब क्या करेंगे अब यही लोग जाने, लेकिन इतना तो हुआ है कि चलिए इतना मदद हमको मिला है प्रशासन के तरफ से कि इसके ऊपर एफआईआर किया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि इस आदमी का नकाबपोश हो और मेरे बच्चे का भविष्य जैसे ही बर्बाद किया है, यूपी वाले लोग सुने और पूरे यूपी वाले लोग से अनुरोध है कि पब्लिक से अनुरोध है कि इसका फोटो पूरा मीडिया चैनल में चलाइए और इसका नकाबपोश कीजिए और आरएमजी ग्रुप के ऊपर इतना इसको फैलाइए कि इसके ऊपर कोई विश्वास न करे, इसका फ्रॉडगिरी में कोई बच्चे का भविष्य न बर्बाद हो। मेरे बच्चे का तो भविष्य बर्बाद ही हो गया। हम पब्लिक से यही अनुरोध करेंगे कि इसके झांसे में अब कोई ना आए और अपने बच्चे के एडमिशन के लिए इसके पास ना जाए। पहले ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जब्त करता है, फिर इसके बाद ये ब्लैकमेल करता है पैसा के लिए, फिर पैसा जब पूरा बढ़िया से ले लेता है तो ये टहलाता है और उसके बाद लास्ट में नतीजा निकलता है कि कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। प्रशासन से यही सहयोग मिला है कि कम से कम अभी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है और जांच होगी, हो सकता है आगे की कार्रवाई के लिए। उन्होंने बोला कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है आपका, अब यहाँ से जांच होगी, मामला कोर्ट में जाएगा। आप क्या मांग करते हो? हम यही मांग करते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट्स हमें वापस कर दिया जाए, क्योंकि उसके बिना तो बिल्कुल लाचार हैं हम। उनसे कभी हमारी बात ढंग से हुई नहीं और उनसे जब भी पूछते थे कि क्या हुआ हमारे एडमिशन का, वीजा का, तो वो कहेंगे कि तुम्ही को सब पता है तो तुम ही खुद कर लो। बोल रहे हैं 2-4 दिन में आ जाएगा तो समझ नहीं आ रहा है तुमको। हमेशा रूडली जवाब देगा और बोलेगा कि तुमको बता रहे हैं जितना सुनो, नहीं तो जाओ खुद से कर लो, तुमको आता है। तो इस तरह से बात करता था वो हमेशा। वृंदावन के नाव हादसे के बाद वाराणसी में भी प्रशासन अलर्ट मोड पे आ चुका है। गंगा घाटों पर नौकायान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वृंदावन की यमुना नदी में श्रद्धालुओं से भरी मोटर बोट पलटने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद वाराणसी प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी की आरती के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। एसीपी दशाश्वमेध डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि घाटों पर पोर्टलिंग बढ़ा दी गई है और नाविकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में ओवरलोडिंग न करें। साथ ही संवेदनशील और गहरे स्थानों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं।
पुलिस ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले नाविकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाबालिगों द्वारा नाव संचालन पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं से लाइफ जैकेट पहनने की अपील की गई है। वहीं नाविकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल नारंगी रंग की लाइफ जैकेट ही उपलब्ध कराएं ताकि पानी में स्पष्ट दिखाई दे सके। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर स्वच्छता अभियान का आयोजन हुआ।
भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर काशी के सांसद एवं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वार्ड नंबर 33 करौंदी स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा एमएलसी के पूर्व जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा तथा क्षेत्रीय पार्षद श्याम भूषण शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सभी ने स्वयं श्रमदान करते हुए मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई तथा स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता का संदेश दिया और लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने तथा समाज को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के 47वां के शुभ अवसर पर हम सब लोग गांव-गांव स्वच्छता अभियान किया जा रहा है और स्वच्छता अभियान के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो आज अच्छे दिन जो देखने को हम सब लोगों को मिल रहा है, उनको सम्मान करना और भारतीय जनता पार्टी 9 साल प्रदेश की उपलब्धि और 12 साल केंद्र सरकार की उपलब्धि आदित्य योगी नाथ जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धि को बताना है। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम लोग बस्ती चलो अभियान में नासिकपुर की बस्ती में लोगों से संपर्क किए, पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताए और वरिष्ठ जन का सम्मान किए और स्वच्छता अभियान कर चलाया गया। संकट मोचन संगीत समारोह की 5वीं निशा में स्वरों के आरोह अवरोह ने श्रोताओं को भाव विभोर किया। संकट मोचन संगीत समारोह की 5वीं निशा में मंदिर प्रांगण में तिल रखने की जगह भी नहीं बची थी। कारण था कई महारथी कला साधकों का संगम। कौन नहीं चाहेगा इस संगम में डुबकी लगाना। एक तो संगम और संगीत महाकुंभ में अंतर सिर्फ यही है कि संग में जल प्रवाहित होती है, संगीत महाकुंभ में स्वर ताल। इसमें डुबकी लगाने से इंसान स्वर ताल से ओतप्रोत हो जाता है। यह है इस सम्मेलन की महिमा। 5वीं निशा का शुभारंभ हुआ कथक नृत्य से। लखनऊ से पधारे पंडित राम मोहन महाराज ने अपने बड़े भाई पंडित बिरजू महाराज की याद दिला दी। चाहे वह हनुमान वंदना हो, शास्त्रीय कथक शैली हो या ठुमरी, सब में पंडित जी की छवि उभर आई। दूसरी प्रस्तुति में कोलकाता के विश्वविख्यात सरोद वादक पंडित तेजेंद्र नारायण मजूमदार ने सरोद झंकृत कर श्रोताओं के दिल को चारों ओर झंकृत कर दिया। इन्होंने शुरू में राग नंद में अलाप, जोड़, झाल के 3 ताला व झप ताल में 2 बंदिशें बजाकर प्रथम अध्याय को विराम दिया। दूसरी कड़ी में राग तिलक मांड में त्रिताल निबद्ध गतकारी कर वादन को विराम दिया। इन्होंने लय छंद का अद्भुत मिश्रण कर प्रस्तुति को सुखद बना दिया। इसके साथ विश्वविख्यात तबला वादक पंडित कुमार बोस ने लाजवाब युगलबंदी कर प्रस्तुति को यादगार बना दिया। अगली प्रस्तुति में मुंबई से पधारे पंडित रोनू मजूमदार अपने पुत्र शिष्य ऋषिकेश मजूमदार के साथ बांसुरी के तान से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिए। इन्होंने राग दरबारी में आलाप जारी के पश्चात राग अभोगी में 3 ताल में इनके साथ तबले पर रोहन बोस ने लाजवाब भागीदारी की। 5वीं निशा की चौथी प्रस्तुति लेकर आई वरिष्ठ गायिका विदुषी कंकणा बनर्जी ने गायन के क्रम में सर्वप्रथम राग वागीशी में झुमरा व 3 ताल में 2 बंदिशें गाकर प्रथम अध्याय को विराम दिया। इसी क्रम में इन्होंने राग बिहाग में 3 ताल निबद्ध बंदिश व भजन से गायन को विराम दिया। इनका गायन उम्र के हिसाब से मधुर रहा। इनके साथ तबले पर पंडित समर साहा व संवादिनी पर मोहित साहनी ने अच्छी भागीदारी निभाई। अगली कड़ी में कोलकाता से पधारे किराना घराने के प्रतिष्ठित गायक उस्ताद मस्कूर अली खान ने दमदार गायकी से श्रोताओं को प्रभावित किया। इन्होंने गायन की शुरुआत राग कौशिक ध्वनि से किया। इसमें अपने 1 ताल व 3 ताल में 2 बंदिशों की प्रस्तुति के बाद बाहर में 3 ताल निबद्ध तराना और भी कई बंदिशें गाकर विराम लगाया। 6वीं प्रस्तुति में वाराणसी के अमरेंद्र मिश्र ने सितार वादन प्रस्तुत किया। इन्होंने राग कौशिक कानड़ा में आलाप जारी के पश्चात 3 ताल 1 ताल में लाजवाब सितार वादन प्रस्तुत किया। अंत में एक धुन से वादन को विराम दिया।
अगली प्रस्तुति में कोलकाता से पधारे अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने राग ललित में गायन की कर्णप्रिय प्रस्तुति कर विराम दिया। इनके गायन में चैनदारी दिखी। इसके साथ तबले पर सुब्रत दंडपौ ने अच्छी भागीदारी निभाई। पांचवी निशा के अंतिम प्रस्तुति में उज्जैन से पधारे पंडित अभिषेक व्यास ने मकरंद वीणा पर राग अहिर भैरव की अवतारणा कर भोर को आमंत्रित किया। इन्होंने 3 ताल में गदकारी कर वादन को जब विराम दिया, सूर्य देवता ने प्रसन्न मुद्रा में इनको आशीर्वाद प्रदान किया। इनके सुमधुर प्रस्तुति में श्री अंशुल प्रताप सिंह ने तबले पर खूबसूरत साथ दिया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार पर लेजर शो फिर से प्रारंभ किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के घाट पर आकर्षण लेजर शो पुनः आरंभ किया गया। इस लेजर शो प्रस्तुति में ललिता घाट तथा काशी के गौरवपूर्ण इतिहास का मनोहारी चित्रण किया गया है। गत वर्ष अनापेक्षित रूप से गंगा जी के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि के परिणाम स्वरूप लेजर मशीन के सभी पुल जलमग्न हो गए थे। तब से ही यह शो नहीं हो पा रहा था। जलमग्न होने के कारण मशीनों में सिल्ट भर गई थी और वह निष्क्रिय हो गए थे। इस प्रकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में महीनों जलमग्न रही इन मशीनों को पुनः संचालन लायक बनाया जाना अभियांत्रिकी का एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य था। परंतु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने मुंबई से विशेषज्ञ तकनीशियन दल को बुलाकर विशेषज्ञ संस्थानों से भी संस्थानिक सहयोग प्राप्त करते हुए यह दुष्कर उपलब्धि प्राप्त की। बाढ़ प्रभावित होने से पूर्व की भांति ही यह लेजर शो अब पुनः पूरी गुणवत्ता के साथ प्रदर्शन हेतु तैयार है। इस बीच श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा मंदिर के गंगा घाट पर सायंकालीन गंगा आरती भी प्रारंभ की जा चुकी है, जो अल्पकाल में ही काशी के सबसे बड़े आकर्षणों में सम्मिलित हो चुकी है। आज लेजर शो के समाहित होने से मंदिर गंगा घाट और भी वाइब्रेट स्वरूप में श्रद्धालुओं के आकर्षण का सबसे लुभावना केंद्र बनेगा। लेजर शो प्रतिदिन गंगा आरती के तुरंत पश्चात आयोजित किया जाएगा। लगभग 10 मिनट की अवधि वाले इस प्रस्तुतिकरण में प्रकाश और ध्वनि के सुंदर संयोजन द्वारा काशी की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस अद्भुत लेजर शो का भरपूर आनंद लिया। उपस्थित जनों ने लेजर शो की सराहना करते हुए इसे अत्यंत आकर्षण बताया। चर्चा के अवसर पर ललिता तीर्थ का वर्णन हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के काशी खंड में भी जहाँ नव दुर्गा घाटों का वर्णन होता है, वहाँ भी ललिता घाट का नाम अंकित है। ततो ललिता तीर्थं गंगा केशव सन्निधौ तत्रास्ति ललिता देवी क्षेत्र रक्षाकरी। घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे शुभाशीष आचार्य द्वारा ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे युवा कलाकार शुभाशीष आचार्य ने उड़ीसा का प्रसिद्ध शास्त्रीय ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ हंस ध्वनि पल्लवी तत्पश्चात देवी दुर्गा की प्रभावशाली प्रस्तुति मां गंगा के पावन तट पर प्रवाहित किया। कलाकार ने पद लय ताल अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झंकार के माध्यम से मनोहारी प्रस्तुति प्रस्तुत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी का जन्मदिवस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। शनिवार 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी का जन्मदिवस गुलाब बाग स्थित महानगर कार्यालय पर अत्यंत हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का अभिनंदन किया और संगठन के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मोतीचूर के लड्डुओं से बना एक विशालकाय केक था। पारंपरिक केक के बजाय लड्डुओं से बने इस नवाचार की सभी ने प्रशंसा की। जैसे ही महानगर अध्यक्ष ने केक काटा, पूरा कार्यालय परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। महानगर के विभिन्न वार्डों और क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर अपने अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जगदीश त्रिपाठी, राहुल सिंह, नम्रता चौरसिया, आत्मा विश्वेश्वर, अतुल सिंह, प्रीति सिंह, विवेक पांडे, अभिषेक मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव, अखिलेंद्र सिंह, सनी, अनिल उपाध्याय, अनिल तिवारी, विनय सिंह, पिंटू जायसवाल, रणजय सिंह, राकेश जायसवाल, प्रमोद यादव मुन्ना, योगेश वर्मा, प्रीति सिंह, अशोक कुमार पांडे, प्रमिला पांडे आदि उपस्थित रहे। इसके पूर्व युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय के असहाय लावारिस वार्ड में फल वितरण किया। इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर उपाध्याय, तारकेश्वर गुप्ता, राजीव सिंह, डब्लू, पार्षद सुनील यादव, पार्षद संजय केसी, संतोष सैनी, ओम तिवारी इत्यादि लोग शामिल रहे। एक अनोखे सांस्कृतिक ट्रेंड में क्लोजअप का आइकॉनिक फ्लेवर अब सिर्फ टूथपेस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खाने में भी नजर आ रहा है। यह वायरल ट्रेंड सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रीट फूड तक छा गया है। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के 549वें प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में गोपाल मंदिर में चतुर्दिवसीय प्राकट्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद निगुण पुष्टि भक्ति मार्ग के संस्थापक जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के 549वें चतुर्दिवसीय प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को प्रथम दिवस पर आयोजित भक्ति संगीत कार्यक्रम में प्रथम प्रस्तुति रूप मंजरी राजा बेटी जी ने अधरम मधुरम वंदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नंद गोप भूप वंश भूषणम विदूषणम एवं अंत में महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य बधाई में मार्ग रीत दिखाई से बहुत ही सुंदर और मधुर स्वर से सभी वैष्णव जनों का मन मोह लिया। इनके साथ संगतकार में तबले पर पंकज राय, बांसुरी में सनीस ग्वालवाली व हारमोनियम पर जमुना वल्लभ गुजराती ने भी सुंदर प्रस्तुति दी। इस अवसर पर षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज व षष्ठ पीठ युवराज गोस्वामी प्रियंदु बाबा वर्द्वय, लालन परिवृण जी व श्रृंगार लालन और छोटी बेटी जी उपस्थित थी। आपकी भजन संध्या में षष्ठ पीठ गोपाल मंदिर परिसर में सभी वैष्णव जन, भजन प्रेमी जन उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री मुकुंद गोपाल संस्थान के अरुण पारिक, आनंद कृष्णा अग्रवाल, मधुसूदन दास सोनावाले, छायाबेन, अतुल शाह, मनोज गुजराती, राम मोहन दास गुप्ता, रीतू मालपानी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सपना अग्रवाल ने किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।